दोस्तों आपको पता है 1945 में अमेरिका ने जापान को हराने के लिए और जो उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसको जीतकर अपने आप को महाशक्ति साबित करने के लिए अमेरिका ने दोस्तों पता है क्या किया था। देखिए अमेरिका ने उस टाइम पे जापान के ऊपर दोस्तों अपना एक ऐसा बॉम्बर छोड़ दिया था जिस बॉम्बर ने जापान को 3 दिनों के अंदर ही पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया था। देखिए अमेरिका का दोस्तों ये जो बॉम्बर है ना, ये आप यहां पे देख सकते हैं, दिखने में ऐसा ये बॉम्बर दिखता था और इस बॉम्बर का नाम है दोस्तों B-29 सुपर फोर्स। इस बॉम्बर का नाम है। दिखने में देखिए इस तरीके का दिखता है, बाकी इसके रियल जो पिक्चर है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा। अमेरिका का दोस्तों ये जो बॉम्बर है ना, इसने क्या किया कि जब जापान के ऊपर इसको हमला करने के लिए भेजा गया ना, तो इस बॉम्बर ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बॉम्ब फेंके, फैटमैन और लिटिल बॉय। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जापान जो देश है ना, इस देश को इतना नुकसान हुआ। देखिए 3 दिन में लगभग 3 लाख लोग मारे गए और जापान का नागासाकी और हिरोशिमा जो शहर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और इसकी वजह से भाई, इस बॉम्बर की वजह से जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हो गया और अमेरिका एक महाशक्ति बन गया इस बॉम्बर की वजह से। एक बात दोस्तों मैं आपको इस बॉम्बर के बारे में और बता दूं। देखिए ये जो B-29 सुपर फोर्स जो बॉम्बर है ना, ये अमेरिका का नहीं दुनिया का सबसे पहला ऐसा बॉम्बर है जो किसी देश के ऊपर परमाणु हथियार गिरा सकता था और किसी भी देश को धूल चटा सकता था या बर्बाद कर सकता था। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये बॉम्बर अमेरिका का, इसी बॉम्बर ने आप ये समझ लो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म किया था, कोल्ड वॉर शुरू किया था और उसके बाद अमेरिका को महाशक्ति बनाने का रास्ता भी इसी बॉम्बर ने दिखाया था। और आज इसी बॉम्बर के वजह से आप ये मान के चलो, शुरुआत यहीं से हुई थी। आज अमेरिका एक महाशक्ति बन के बैठा हुआ है। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम अमेरिका का ये जो बॉम्बर है ना, B-29 सुपर फोर्स, इस बॉम्बर के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई अमेरिका ने ये जो बॉम्बर है ये क्यों बनाया था, इसके पीछे इतिहास क्या है। साथ ही दोस्तों हम इस बॉम्बर की डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे और साथ ही दोस्तों हम इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इस बॉम्बर ने जापान के ऊपर कैसे हमला किया, कितना नुकसान जापान को हुआ और आज तक उस नुकसान की भरपाई जापान किस तरीके से कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं। तो देखिए वीडियो आज का काफी नॉलेजेबल और एजुकेशनल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करना चाहूंगा, अगर आप इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी ज्ञान और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करना और आने वाले जो वीडियोस है आप उनको देखते रहना। आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो बॉम्बर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं और इस इंट्रो में हम इसकी बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ये जो बॉम्बर है इसके नाम के बारे में। तो इसका नाम है B-29 सुपर फोर्स, जिसको 1940 में बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्पीड की, तो उस टाइम पे देखिए ये जो बॉम्बर था इसकी स्पीड हुआ करती थी 575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बॉम्बर उड़ान भरता था। अगर हम बात करें रेंज की कि एक बार फ्यूल भरने के बाद ये बॉम्बर कितनी दूर तक जाके हमला कर सकता था किसी देश के ऊपर, तो इसकी जो देखिए रेंज थी वो लगभग 5230 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन अगर ये बिना लड़ाई की फ्यूल भरता था, मतलब इसके अंदर कोई भी पेलोड नहीं होता था, तो भाई इसकी जो रेंज है वो लगभग 9000 किलोमीटर के आसपास हो जाती थी। मतलब बिना वजन के ये जो बॉम्बर है वो लगभग 3000 किलोमीटर और ज्यादा रेंज कवर कर लेता था अमेरिका का। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कॉस्ट की, तो देखिए उस टाइम पे 1940 में ये बॉम्बर बनाया गया था एंड उस टाइम पे इस बॉम्बर को बनाने की जो कीमत आई थी वो आई थी लगभग $3 बिलियन के आसपास। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों पेलोड की, तो देखिए ये जो बॉम्बर था अमेरिका का, ये काफी भारी भरकम बॉम्बर अमेरिका ने बनवाया था। इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद क्या है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन भाई ये जो बॉम्बर था ना, ये काफी भारी भरकम था। और ये बॉम्बर इसी वजह से अपने अंदर लगभग आप ये मान के चलो 9000 किलो का जो वेट है वो लेके आराम से फ्लाई कर सकता था। और जो भी 9000 किलो का वेट होता था वो कोई खाने पीने की चीज नहीं होती थी, उसमें बॉम्ब्स और मिसाइलें होती थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते थे जिनको किसी देश के ऊपर गिराया जाना था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी की, तो किस कंपनी ने इसको बनाया, तो देखिए इसको बनाने वाली जो कंपनी है अमेरिका की वो बोइंग कंपनी है। बोइंग कंपनी ने दोस्तों ये जो विमान है या जो बॉम्बर है इसको बनाया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इसका थोड़ा हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अमेरिका ने ये जो इतना खतरनाक बॉम्बर है जिसने 3 लाख लोगों को 3 ही दिन में मार के छोड़ दिया, उसको बनाया क्यों था, उसके पीछे कारण क्या था। देखिए मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि अमेरिका ने इस बॉम्बर को बनाने के पीछे एक मकसद को फॉलो किया था और उसी मकसद के बदौलत इतना खतरनाक बॉम्बर अमेरिका ने बनाया था। और अमेरिका को यह बॉम्बर बनने के बाद यह एहसास हो गया कि भाई जिस देश के पास बॉम्बर है या बॉम्ब्स है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो महाशक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो अमेरिका मकसद फॉलो कर रहा था इसके पीछे। अब इसका मकसद और हिस्ट्री क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इतिहास की बात करें तो उस टाइम पे आपको पता है 1940 के आसपास सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब वहां पे दोस्तों एक तरफ तो हिटलर थे और इसकी नाजी पार्टी थी, और एक तरफ यहां पे जापान था। जापान के पास जो सेना थी वो काफी महाशक्तिशाली थी, और एक तरफ हिटलर और इसकी नाजी पार्टी थी वो भी काफी महाशक्तिशाली हो रखी थी उस टाइम पे। तो हिटलर क्या कर रहा था, हिटलर पूरे यूरोप के ऊपर जो है अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ जापान लगा हुआ था एशिया को कवर करने में और प्रशांत महासागर को कवर करने में। और जापानी दोस्तों एक ऐसा देश था उस टाइम पे, कोल्ड वार से पहले आप ये समझ लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापानी एक ऐसा देश था दुनिया का जो अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा था, और अमेरिका की उस टाइम पे बस की बात नहीं लग रही थी। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अमेरिका के पास उस टाइम पे भी बॉम्बर थे, लेकिन फिर भी जापान उससे बीट नहीं हो रहा था। अमेरिका के पास उस टाइम पे देखिए B-17 और B-24 जैसे बॉम्बर्स थे, लेकिन इसकी एक कमी थी इन बॉम्बर्स की कि भाई ये जो बॉम्बर्स है ना, इनकी इतनी रेंज ही नहीं थी कि जापान के ऊपर जाके हमला कर सकें। इसी वजह से जापान की जो आर्मी है या जापान की जो वायुसेना है वो बार बार अमेरिका के ऊपर हावी पड़ रही थी, और ये बात भाई अमेरिका की पार्टी को या फिर अमेरिका के लोगों को खटक रही थी। और उसके बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया, डिसाइड अमेरिकन्स ने देखिए मकसद बनाया और उस मकसद को फॉलो किया। देखिए अमेरिका का एक मकसद था कि उनको एक ऐसा बॉम्बर चाहिए कि जिसकी रेंज ज्यादा हो। रेंज का मतलब यह है कि भाई देखिए उस टाइम पे अमेरिका के पास जो बॉम्बर थे वो ये मान के चलो जापान के ऊपर हमला नहीं कर सकते थे। तो राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन थे अमेरिका के उस टाइम पे, इन्होंने ये टास्क दिए बोइंग कंपनी को कि भाई अगर आप हमारे लिए बॉम्बर्स बना रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जो हमारा बॉम्बर बनेगा वो लॉन्ग रेंज होना चाहिए। मतलब एक बार अगर उड़ान भर ले तो जापान के ऊपर हमला करके आराम से वापस बेस में लौट जाए। दूसरा इनका ये टास्क था कि हैवी पेलोड होना चाहिए, मतलब तुम भारी बॉम्बर बनाओ और उसमें वजन भी हम ज़्यादा अगर भर के ले जाए तो वो आसानी से उड़ जाना चाहिए, ऐसा बॉम्बर आप हमें बना के दो। इसके अलावा एक और टास्क बोइंग को मिला था, वो था हाई एल्टीट्यूड। देखिए अमेरिका ये चाहता था कि हमारा जो बॉम्बर होगा ना वो ऐसा बॉम्बर होना चाहिए कि जापान के जो बॉम्बर्स है या जापान की जो फाइटर जेट्स हैं उस टाइम पे, उनसे भी वो ऊपर उड़ान भर सके। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग बोइंग को ये जो प्रोजेक्ट है वो दिया गया था। और 1940 में देखिए ये जब बोइंग को प्रोजेक्ट मिला था तो 1940 में देखिए बोइंग ने ये जो B-29 बॉम्बर है इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 21 सितंबर 1942 को ये जो बोइंग B-29 है ये बनके तैयार हो गया, और इसकी जो पहली उड़ान है वो अमेरिका ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। और यहां से इस बॉम्बर का एक तरीके से आप ये मान के चलो जन्म हो गया B-29 सुपर फूड्स का।
तो इस तरह से दोस्तों अमेरिका ने इस बॉम्बर को बनाया, और इस बॉम्बर को बनाने का आप ये समझ लो कि अमेरिका का ये मकसद था कि किसी भी तरीके से उनको जापान को हराना था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बंद करना था, या फिर अमेरिका को सुपर पावर बनना था। देखिए, अमेरिका ने जब जापान के ऊपर इस बॉम्बर के माध्यम से बमबारी करवाई और जापान के लोगों को मार दिया, तो भाई काफ़ी सारे लोगों ने इनकी आलोचना करी थी, लेकिन अमेरिका ने एक तरीके से बोल दिया कि भाई हमने इसीलिए जापान के ऊपर हमला किया है क्योंकि हम ये चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक जाए। ठीक है, हमारा ये मकसद था, बस इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं था। अब दुनिया बोल नहीं सकती थी क्योंकि उनको पता है कि भाई अमेरिका के पास बॉम्बर है और अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो हमारे देश के ऊपर बॉम्ब फेंक दे। ठीक है, इसलिए दुनिया ने कुछ भी नहीं बोला। तो इसका इतिहास क्या है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और अब हम जानते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइन के बारे में कि इसका जो डिज़ाइन है वो अमेरिका ने किस तरह से बनाया। देखिए दोस्तों, दिखने में कैसा ये बॉम्बर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी ये जो रियल फोटो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अभी जो है अमेरिका ने जगह जगह पे खड़े कर रखे हैं। लगभग 300 से ज़्यादा क्वांटिटी में ये बॉम्बर्स बनाए गए थे, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अमेरिका के पास अभी भी 2 बॉम्बर्स एक्टिव पोजीशन में हैं। अमेरिका के पास ये बॉम्बर अभी भी है। आप ये मत सोचना कि अमेरिका ने इनको जो है अपनी सर्विस से हटा दिया। आज भी अमेरिका के पास ये बॉम्बर एक्टिव पोजीशन में है। ठीक है, और 2 तो सर्विस भी दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो बॉम्बर्स है इनको जगह जगह म्यूजियम में खड़ा कर रखा है अमेरिका के नागरिकों को दिखाने के लिए कि देखो इस बॉम्बर ने हमें महाशक्ति बनाया था। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो देखिए इसके डिज़ाइन में अमेरिका ने क्या क्या ध्यान रखा है। सबसे पहले अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 99 फीट के आसपास है। अगर हम बात करें विंग स्पेन की कि पंखों के साथ इसकी जो लंबाई है वो लगभग 141 फीट के आसपास है। इसके अलावा बात करें दुनिया में, देखिए ये सबसे पहला जो है एक विशाल बॉम्बर जो है अमेरिका ने बनाया था। 1940 के आसपास इतना विशाल बॉम्बर किसी भी देश के पास नहीं था। इसी बॉम्बर के जो नाम है वो रिकॉर्ड दर्ज है। इसके बाद अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इसके डिज़ाइन के अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए इसके अंदर इंजन्स लगे हुए हैं जो इसको एक तरीके से पावर देते थे, उड़ाने की शक्ति देते थे। तो इसके अंदर देखिए 4 इंजन्स उस टाइम पे लगाए गए थे और ये इंजन्स है R3350। और आप ये मान के चलो कि एक इंजन जो है ना इस बॉम्बर का, ये इसको लगभग 2200 हॉर्स पावर की ताकत देता है। ठीक है, इसी वजह से ये बॉम्बर जो है अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है और इसकी जो स्पीड है वो है लगभग 575 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सर्विस सीलिंग की कि ये जो बॉम्बर है ये कितने ऊंचाई तक उड़ सकता था, तो देखिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था इस बॉम्बर को कि भाई जापान की जो उस टाइम पे प्लेन्स हुआ करते थे या जापान के जो उस टाइम पे फाइटर जेट्स हुआ करते थे, उनसे ऊपर की ऊंचाई पे इस बॉम्बर को उड़ाना था। अमेरिका का ही टास्क था। ठीक है, तो इसलिए इसको 31,850 फीट तक की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता था। ये इसकी डिज़ाइन इस तरह से बनाई गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें रेंज की तो देखिए इस बॉम्बर की जो एवरेज रेंज थी कि वो रेंज थी भाई लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास। ये जो बॉम्बर है ये एक बार में फ्यूल भर के उड़ान भर सकता था। उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये इसको रिफ्यूल किया जा सके हवा में, तो इसके पास एक ही ऑप्शन था कि एक बार जाके फ्यूल भरो और तुमको वापस आके उतरना ही पड़ेगा अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये इसका डिज़ाइन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्नोलॉजी की। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने यूज़ की जैसी टेक्नोलॉजी आप ये मान के चलो कि उस टाइम पे दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करती थी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने इस बॉम्बर में लगाई और जो टेक्नोलॉजीज अमेरिका ने इस बॉम्बर में लगाई ना उसी वजह से आज नए नए बॉम्बर्स में उसी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों परमाणु हथियार लेकर जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला बॉम्बर था जो अमेरिका ने बनाया था और दुनिया का ये सबसे पहला बॉम्बर था जिसने परमाणु हमला किया था जापान के ऊपर। इससे पहले किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं हुआ था।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो ये पहला बॉम्बर था जिसके अंदर प्रेशराइज्ड केबिन का इस्तेमाल किया था बोइंग कंपनी ने। देखिए दोस्तों, जो भी बॉम्बर्स है ना या फिर जो भी फाइटर जेट्स हुआ करते थे 1940 से पहले, अगर उनको उड़ाता था कोई भी कैप्टन या क्रू मेंबर्स, तो उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको लेके जाना पड़ता था। लेकिन अमेरिका का ये जो बॉम्बर था ना B-29, इसके अंदर बोइंग ने प्रेशर्ड कैबिन बना दिया, जिसके बाद इसका जो भी क्रू मेंबर थे उनको ऑक्सीजन लेके जाने की या ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्रू मेंबर्स को देखिए किसी भी तरीके की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये दुनिया का सबसे पहला बॉम्बर बन गया। ठीक है, इसमें देखिए पहली बार रिमोट मशीन लगाई गई थी। जो रिमोट गन थी ना, वो इसी बॉम्बर के अंदर पहली बार लगाई थी अमेरिका ने। इसके बाद ही आज जो नए नए बॉम्बर्स आ रहे हैं या नए नए जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं, उनके अंदर रिमोट गन जो है लगाई जाती है। लेकिन सबसे पहला बॉम्बर यही था जिसके अंदर अमेरिका ने रिमोट गन्स को लगाया था। इसके अलावा बात करें, लगाया था, और आप ये समझ सकते हो कि इन्हीं टेक्नोलॉजीज की वजह से ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है ना, उस टाइम पे दोस्तों एक बॉम्बर बन गया था उस टाइम पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज के साथ। इसी वजह से इस बॉम्बर को जापान के ऊपर 1945 में हमला करने के लिए इसी बॉम्बर को चुना गया, क्योंकि अमेरिका के पास या दुनिया के पास यही एक ऐसा बॉम्बर था जिसका उस टाइम पे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इसी वजह से अमेरिका ने इस बॉम्बर को चूज किया जापान के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है, अब हम दोस्तों इस बॉम्बर के जो हमले हुए हैं ना जापान के ऊपर, थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और इस बॉम्बर की वजह से जापान आज भी कैसे जो है इसकी कीमत चुका रहा है, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें B-29 का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका ने कैसे किया और कैसे जापान के ऊपर बमबारी करवाई, तो थोड़ा सा हम वो यहाँ पे डिटेल में जा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने जापान के ऊपर लगभग 3 बार हमले करवाए थे। सबसे पहले हम बात करें तो 1944 में करवाया था, उसके बाद 6 अगस्त 1945 में, और उसके बाद 9 अगस्त 1945 में जापान के ऊपर अमेरिका ने हमला करवाया। सबसे पहला जो हमला हुआ था ना, वो हुआ था दोस्तों जापान के टोक्यो के ऊपर, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। अमेरिका ने दोस्तों अपने लगभग 300 B-29 जापान के ऊपर हमला करने के लिए 1944 में भेजे थे, और इन बॉम्बर्स ने अमेरिका के ये जो बॉम्बर्स थे B-29, इन्होंने जाके सीधा टोक्यो पे हमला किया और लगभग 1 लाख लोग उस टाइम पे मारे गए, 10 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। और ये मान के चलो कि उस टाइम पे जापान के जितने भी बड़े बड़े शहर हुआ करते थे ना, उन सभी शहरों में बमबारी हुई, सभी शहरों को जला के राख कर दिया गया। उसकी वजह से और कितने सारे लोग मरे बाद में, उनका कोई भी डेटा नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने दोस्तों क्या किया, जापान को फिर से हराने के लिए 6 अगस्त 1945 में दोबारा से हमला करवाया इसी बॉम्बर से, B-29 से, और यहाँ पे इस बार टारगेट रखा गया हिरोशिमा। ठीक है, अमेरिकन गवर्नमेंट को ये पता था कि देखिए जापान वैसे तो झुकने वाला है नहीं, तो अब हम क्या करते हैं कि भाई हम अब परमाणु हमला करेंगे जापान के ऊपर, जिसकी वजह से जापान अपने आप घुटने टेक देगा, क्योंकि जापान के ऊपर अगर परमाणु बम गिरेगा तो उसका भारी नुकसान होने वाला है, और अब उस नुकसान से बचने के लिए जो जापान है वो 100% घुटने टेकेगा। और इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया कि हिरोशिमा को सबसे पहले चूज किया, और हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय जो है बम जो था परमाणु बम अमेरिका का, वो गिराया गया। ये परमाणु बम थोड़ा छोटा था, और इसी वजह से जब ये हिरोशिमा पे गिरा तो लगभग 40 लाख लोग तो तुरंत मारे गए थे। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जब बॉम्ब गिरा था ना, तो इसमें लगभग 35,000 बच्चों की मौत हो गई थी। ठीक है, ये मान के चलो 35,000 बच्चों को अमेरिका ने मरवा दिया था, या इस बॉम्बर ने 35,000 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, कितना क्रूर वो दृश्य होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि भाई कितनी लाशें एक तरीके से बिछ गई होगी। कुछ लाशें या कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो धुआं बन के उड़ गए थे, जिनका कोई अता पता नहीं लगा। ठीक है, और ये जो डेटा है ना, वो एक तरीके से ऐसे ही कहा जा सकता है कि भाई
अंदाजन डेटा होगा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अंदाजन गवर्नमेंट ने बताया होगा कि लगभग हमारे 70,000 लोग के आसपास मारे गए। लेकिन अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देखोगे तो डाटा में थोड़ी बहुत उल्ट सुलट होती रहती है। कोई वेबसाइट 70,000 बताती है, कोई 1 लाख बताती है, कोई 1.5 लाख के आसपास बताती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को हमला हुआ जापान के ऊपर, तो जापान ने उस टाइम पे घुटने नहीं टेके, तो फिर से अमेरिका ने दोबारा से हमला करवाया और 9 अगस्त 1945 को नेक्स्ट जो सिटी है जापान का वो टारगेट किया गया, और ये था भाई नागासाकी। नागासाकी पे इस बार हमला किया गया, और जो लिटिल बॉय जो बॉम्ब था ना अमेरिका का, उससे इस बार मोटा, जिसको बोला जाता है फैट मैन जो बॉम्ब है, वो इस्तेमाल किया गया नागासाकी पे हमला करने के लिए। और जैसे ये बॉम्ब पड़ा ना, लगभग 40,000 लोग तुरंत हवा में उड़ गए या तुरंत मारे गए। और इसके अलावा जो है बाकी लोग जितने भी मरे वो आज भी मर रहे हैं, आप ये मान के चलो। ठीक है, दोनों देशों जो दोनों शहर है या फिर जो जापान है ना, उसमें आज भी इन बॉम्ब्स का प्रकोप देखा जा सकता है। आज भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जाता है कि भाई जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा जहाँ पे बॉम्ब गिरे थे, वहाँ पे आज भी लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर बीमारी पैदा होती है। लेकिन जापान दोस्तों ऐसा देश बन गया आज जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, जापान जो है ना, जब जापान के ऊपर 1945 में हमला हुआ तो जापान की सेना ने और जापान की गवर्नमेंट ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि अमेरिका ने कुल मिलाकर 3 दिन में जापान के लगभग 3.5 लाख लोगों को मार दिया था। और इसी वजह से जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जापान ने सरेंडर कर दिया, और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया और अमेरिका जो है वो एक तरीके से महाशक्ति बन के पूरी दुनिया के सामने आ गया। ठीक है, तो ये जो इतिहास है ना दोस्तों, ये B-29 बॉम्बर का है। B-29 बॉम्बर अमेरिका का, जिसने इतना ज़्यादा जो है मतलब नुकसान किया या इतने ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा B-29 बॉम्बर के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस मशीन के ऊपर चाहते हैं, या किस हिस्ट्री या इतिहास के ऊपर चाहते हैं, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे, आप देखते रहे और सीखते रहें। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।